हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आपने पहले भी पढ़ा है वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, पर हम वो वाला वर्ग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपने पढ़ा है कि वर्ग होता है जिसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो भुजा गुणा भुजा 2 हो जाते हैं। तो 5 जैसे अगर एक भुजा का माप अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुणा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हम 5 का वर्ग बोलते हैं। वो वर्ग हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। 6.1 भूमिका। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, जहां भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई होता है। ठीक है, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। देखिए ये सारणी दी गई है जिसमें लिखा है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे अगर वर्ग की भुजा चारों भुजा, अगर एक भुजा 1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1 गुणा 1 यानी 1 का गुणा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, या 1 का स्क्वायर। 2 गुणा 2 4 यानी 2 का स्क्वायर। 3 गुणा 3 9 यानी 3 का स्क्वायर। 5 गुणा 5 यानी 25, 5 का स्क्वायर। 8 गुणा 8 64 यानी 8 का स्क्वायर। ऐसे ही ए भुजाएं हैं अगर तो a गुणा a बराबर a का स्क्वायर। संख्याओं 4 9 25 64 और इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है? चूंकि 4 को 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, 9 को 3 गुणा 3 3 का स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की संख्याएं जैसे 1 4 9 16 25 को वर्ग संख्याएं कहते हैं। साधारणतया यदि एक प्राकृत संख्या m को n2 से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। क्या 32 एक वर्ग संख्या है? प्राकृत संख्या आपने पढ़ा है बच्चों जो 1 से शुरू होती है। हम जानते हैं कि इसको 5 का स्क्वायर बोलते हैं। 5 के ऊपर 2 लिखा है, 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर। तो 5 का जो स्क्वायर है वो है 25। हमें पता है कि 5 का वर्ग मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। और 6 का स्क्वायर मतलब वर्ग, 6 का वर्ग क्या है, 6 गुणा 6 तो 6 6 36। 6 का वर्ग क्या है, 36 होता है। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो यह किसी एक प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए जो 5 और 6 के बीच हो, परंतु यहाँ 5 और 6 के मध्य कोई ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब 32 किसके बीच में आएगा, या तो 5 के वर्ग के बीच में या 6 के वर्ग के बीच में आएगा, क्योंकि 25 और 6 6 36, तो 32 जो है वो 25 और 36 के बीच में ही आएगा। लेकिन 32 तो ऐसा है ही नहीं कि हम किन्हीं दो एक जैसी संख्याओं को गुणा करें। जैसे 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया। अब ऐसा तो कोई सी भी पहाड़े में नहीं है कि हम सेम संख्या से उसको गुणा करें तो वही तो 32 आ जाए, ऐसा तो नहीं आ सकता। तो हम ये इस सारणी पर विचार करते हैं। संख्याएं देखो, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, इसे आप कर सकते हैं। 5 यानी 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 39 49, 8 गुणा 8 8 8 64, 9 गुणा 9 81, 10 धाम 10 क्या हो जाएगा, 100। तो इस पूरी सारणी को आप अपने आप करेंगे। उपरोक्त सारणी से क्या आप 1 से 100 के बीच की वर्ग संख्याओं को लिख गया है? क्या 100 तक कोई प्राकृत वर्ग संख्या छूट गई? आप देखेंगे कि शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। संख्याएं 1 4 9 16 वर्ग संख्याएं हैं। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती हैं।
मतलब इनका पूर्ण वर्ग निकलता है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं कि इनका पूरा जो है वो वर्ग निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हम इनको बोलते हैं। आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए जैसे मतलब जिन भी संख्याओं के अंत में 1, 4, 9, 6, 5, फिर से देखिए 6, 9, 4, 1 आ गया। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रयास कीजिए, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखिए। अब 30 और 40 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी बताओ। तो 30 और 40 के बीच में तो सिर्फ 36 ही आ रही है। 6 को 6 से करेंगे तो 6 का वर्ग आ रहा है 36। तो 30 और 40 के बीच में यानी या तो 5 को 5 से करके देखो तो 25 है, वो तो 30 और 40 के बीच में नहीं आता। अब 6 को 6 से करके देखो तो 36, तो वो 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या, और 7 को 7 से करके देखें अगर, तो वो 49 हो जाता है, 49, तो वो भी 30 और 40 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 30 और 40 के बीच में कौन सी वर्ग संख्या आ रही है, 36। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 30 और 40 के बीच में आ रही है। ऐसे ही 50 और 60 के बीच में कौन सी वर्ग संख्या आ रही है। अब आप देखिए 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, और अगर 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। तो दोनों ही संख्याएं इनके बीच में नहीं आई, यानी 50 और 60 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम समझते हैं 6.2 वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है। देखिए इसमें 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आपको दिए गए हैं कि मतलब 20 तक। जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, तो आपको कम से कम 10 के तो पता ही होने चाहिए कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। कम से कम आपको 10 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए। 20 के याद कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का, इस तरीके से आपको 20 तक सबके वर्ग याद होने चाहिए। कम से कम 10 के तो याद होने ही चाहिए। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। वे सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, जैसे आप देखिए 4, जैसे 2 का वर्ग क्या है 4, उसके बाद क्या है 9, 16 में इकाई का अंक क्या है 6, 25 में इकाई का अंक क्या है 5, 36 में इकाई का अंक क्या है 6। फिर से देखो 6, 9, 4 और 1 और फिर 0 आ गया। तो यही सारे के सारे दोबारा से आ गए। मतलब और अगर जैसे आपने 2 को किया था तो 4 आया था, इकाई का अंक 4 था। अब आपने अगर 12 को किया, 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो तब भी आपका वर्ग क्या आएगा 144, जो कि 4 है। अगर अब आपने 14 को किया, जैसे 4 का 16 आया था, उसका इकाई का अंक 6 था, 4 की जगह अगर आप 14 का वर्ग निकालें यानी 14 को 14 से करें तो उसके भी अंत में 6 ही आएगा, 196। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आपको वर्ग निकालना आ जाए, आपको बस ये याद रखना है कि जिन भी संख्याओं में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 और 0 होगा, इकाई का अंक अगर ये होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। और जिनमें भी इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। ठीक है, मतलब अगर किसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, 4, 5, 6, 7, 8 या कुछ भी संख्या आ जाए आपको, जैसे 1, 2, 8, 9, 5, तो इसके अंत में 5 आ रहा है। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 या 0 आता है, मतलब 0, 1, 4, 5, 6 या 0, इन सब में से अगर किसी भी संख्या के इकाई यानी उसके वो जो असंख्या है वो वहां पे खत्म हो रही है, उसके इकाई के अंक में अगर ये सब आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5
6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या ही होगी। इस बारे में विचार कीजिए। हाँ, ये पूर्ण सत्य है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। प्रयास कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? अब देखिए, पहला है 1057। तो हमें ये नहीं कि इसका वर्ग निकालना है, हम मतलब 1057 को हम 1057 से गुणा करके देखेंगे, ये बहुत लंबा हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। और क्या पता आपने अगर उसको गुणा करके देखा भी तो आपका उत्तर सही नहीं आया और आप सही से नहीं बता पाओ। आपको सिर्फ इतना देखना है कि 1057 के अंत में इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक है 7, तो इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिन भी संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। इसी प्रकार आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे दूसरा है, इसमें इकाई का अंक है 3, तो इसके अंत में इकाई के अंक में 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप ऐसे ही लिखोगे कि क्योंकि इसके इकाई के अंक में 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या आप लिख सकते हो कि क्योंकि इसके इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट कर सकते हो। कोई 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनमें इकाई को के स्थान को देखकर आप कह सकें कि वे संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। जो ऊपर हमें सारणी दी गई है जिसमें हमें बताया है कि 20 का वर्ग है 400, 25, 30 का वर्ग है 900, 40 का वर्ग है 1600। तो जहां पर एक शून्य है वहां पर 2 शून्य हो गए। ये समझ में आया आपको? और जैसे आपने जो उसके ऊपर समझाया उसमें भी यही है कि जहां पर एक शून्य है वहां 2 हो जाएंगे, जहां 2 शून्य है वहां 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से मतलब 2-2 शून्य बढ़ते जाते हैं, लेकिन जिसके भी अंत में अगर एक शून्य है तो वो 2 हो गए, तो उसका तो हम वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 शून्य है तो उसका हम वर्ग नहीं निकाल सकते, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। या तो 2 शून्य हो या 4 शून्य हो या 6 शून्य हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या कही जाएगी। ठीक है, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या और सम संख्या होंगे? क्यों? तो आपको पता है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 0 ये सब सम संख्या है। और विषम होती है 1, 3, 7, 5, 9, ये सब विषम संख्या है। तो जिस भी संख्या के अंत में इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या ही होगा। और जिस भी संख्या के अंत में जो भी इकाई का अंक है वो अगर विषम संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा वो भी विषम संख्या होगा। देखो जैसे 7, 2, 7, तो 7 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगा। 1, 5, 8, 8 क्या है? सम संख्या, तो 1, 5, 8 का वर्ग क्या होगा? सम संख्या। इस तरीके से आप ये दोनों करेंगे। 9 क्या है? 2, 6, 9, तो 9 एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? एक शून्य है 60 में तो कितने हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे। 400 में 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएंगे। यानी इसका वर्ग होगा 600 और इसका वर्ग होगा 40,000, 4 जीरो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और रोचक प्रतिरूप। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। क्या आपको त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं याद है? ये देखिए उन्होंने जैसे त्रिकोण टाइप बना दिया है, जैसे इसमें 1, इसमें 3, इसमें जैसे ऐसे नीचे, मतलब ये त्रिभुज टाइप बनाए जा रहे हैं, त्रिभुज के जैसा बना रहे हैं। ऐसे ये 10 बना दिए इन्होंने, ऐसे 15। तो यदि हम दो क्रमागत भुजाओं का आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे देखो हमने 1 और 3 को जोड़ा तो क्या आया? 4, जो कि 2 का वर्ग है। ऐसे ही हमने 3 और 6 को जोड़ा, अगर हम ऐसे एक एक करके इसे 1, 2 को जोड़ो तो 4 आया, 2 और 3 को जोड़ो तो 6 और 3 9, तो ये 3 का वर्ग है। ऐसे ही हम 6 और 10 को जोड़े 16, तो ये कितना है? ये 4 का वर्ग है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको किया है कि अगर हम क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। अब आप देखेंगे कि क्या हम दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे देखिए इसके अंदर ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है, दो वर्ग संख्याओं, एक का वर्ग क्या होता है 1 और 2 का वर्ग क्या होता है 4 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं? के बीच दो संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्या नहीं होती। अब देखो, एक का वर्ग क्या है 1 और 2 का वर्ग क्या है 4, उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 2 और 3, यानी दो संख्याएं। ठीक है, ऐसे ही दो वर्ग संख्याएं यानी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच 4 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं होती, यानी कौन कौन सी हैं? 5, 6, 7, 8, ये 4 संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या। ऐसे ही दो वर्ग संख्याओं, 3 का वर्ग यानी कि 9 और 4 का वर्ग यानी कि 16 के बीच 6 संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 तो है, मतलब 15, तो ये 6 हो गई। ऐसे ही दो वर्ग संख्याओं, 4 का वर्ग और 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 के बीच में 8 संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 8 संख्याएं हैं। तो इससे हमें क्या एक प्रतिरूप क्या समझ में आ रहा है कि अगर 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, के बीच में 2 अर्थात 2 गुणा 1 संख्याएं यानी 2 और 3 जो वर्ग संख्याएं नहीं होती। ऐसे ही 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में 4 वर्ग संख्याएं हैं, यानी 2 गुणा 2, 5, 6, 7, 8। अब 3 के वर्ग में कितनी होंगी, यानी 3 के ऊपर क्या लिखा है 2, इसका वर्ग तो यानी 2 3 6, 6 होंगी। इस टाइप से करते हैं। 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना आया, 16 माइनस 9, 7। तो के बीच में 6 संख्याएं 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो वर्ग संख्याएं नहीं है, उनकी संख्या दोनों वर्गों के अंतर से 1 कम है। हमारे पास 4 का वर्ग क्या है 16 और 5 का वर्ग 25, अतः 5 का वर्ग 25 माइनस 16 कितना हुआ 9। यहाँ 16 का वर्ग, यहाँ 16 यानी 4 का वर्ग और 25 5 के वर्ग के बीच 8 संख्याएं हैं 17, 18 से लेकर 24 तक जो वर्ग संख्याएं नहीं होती, उनकी संख्या दो वर्गों के अंतर से 1 कम होती है। ऐसे ही 7 का वर्ग और 6 का वर्ग को देखिए, तो क्या तुम कह सकते हो कि 7 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? आप बता सकते हो? बताओ। जैसे 36 और 49, तो उसको उसमें से माइनस करके बताओ कि कितनी संख्याएं होंगी। तो उसके बीच में 12 संख्याएं होंगी। यदि हम प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती हैं n और n+1 लेते हैं, तब n+1 का स्क्वायर का वर्ग माइनस n का स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस b स्क्वायर, या 2n+1, मतलब n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n+1। हम n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच 2n संख्याएं पाते हैं, तो जो दो वर्ग संख्याओं के अंतर से 1 कम होती है। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याएं n और n+1 के बीच में 2n संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती। जांच के लिए n5 और n6 इत्यादि लें और उन्हें सत्यापित कीजिए। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो 5 और 6 के वर्ग में कितनी संख्याएं होंगी, 2n। n क्या है 5, यानी कि 10, 2 पंजे 10। ऐसे ही प्रयास कीजिए, 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच भी प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में कितनी होंगी, 2n। n क्या है 9, यानी 2 नीम 18, 18 प्राकृत संख्याएं होंगी। आपको पूरा लिख कर करने की जरूरत नहीं है कि कितनी होंगी, आप लिख के देखोगे कि 81 के बाद कितनी आएंगी, इतनी 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 100 तक आप लिखोगे। आपको सीधा देखना है कि छोटा वाला क्या है। छोटा है 9, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, यानी छोटा क्या है 9, 9 और 10 में से छोटा क्या है 9, तो आप 9 को 2 से गुणा कर देंगे, 2n यानी 18 होंगी। ऐसे 11 का वर्ग और 12 के वर्ग में, यानी 2n छोटा क्या है 11, 11 को 2 से गुणा कर दोगे यानी कि 22 प्राकृत संख्याएं होंगी।
निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए जो वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसमें भी आप कैसे करेंगे? 100 का वर्ग और 101 के वर्ग में कितनी संख्याएं हैं? आपको लिखकर नहीं देखना, आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है 2n। कितनी है? 2n। 100 यानी 100 गुणा 2 यानी 200। 90 का वर्ग और 91 का वर्ग, तो 90 के वर्ग में और 91 के वर्ग में कितनी बीच में संख्याएं आएंगी? कितनी प्राकृत संख्याएं, कितनी वर्ग संख्याएं बीच में आएंगी? यानी 90 गुणा 2 आएंगी, यानी 180। ऐसे ही 1000 का वर्ग और 1001 के वर्ग में कितनी आएंगी? 2000। 1000 गुणा 2। इस तरीके से करेंगे। समझ में आया ना बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याओं के जोड़। निम्न पर विचार कीजिए। एक विषम संख्या है। 1 + 3 पहली दो विषम संख्याओं का योग 4 जो कि 2 का वर्ग है। 1 + 3 + 5 पहली 3 विषम संख्याओं का योग 9 जो कि 3 का वर्ग है। ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7 पहली 5 विषम संख्याओं का योग, वो जो क्या है? 16 यानी जो कि 4 का वर्ग है। ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो कि पहली 7 विषम संख्याओं का योग है, 25 5 का वर्ग है। ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो 36 यानी जो कि 6 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n² है। मतलब अगर हम जैसे जैसे हम विषम संख्याओं को जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। 1 में हमने 3 जोड़ा तो 4 आया। 1 में 3 और 5 दोनों जोड़ा तो 9 आया जो कि 3 का वर्ग है। 1 3 5 में 7 जोड़ा तो 16 आया जो कि 4 का वर्ग है। तो हम विषम संख्याओं को जोड़ते जाएं तो हम एक एक वर्ग प्राप्त करते जाएंगे। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। इसे अलग ढंग से देखते हुए हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमगत विषम संख्याओं का योग है। अब इन संख्याओं पर विचार कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, जैसे 2 3 5 6। क्या आप इन संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर सभी क्रमगत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? आप पाएंगे कि इन संख्याओं को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता है। संख्या 25 को लीजिए और इनमें से 1 3 5 7 को क्रम में घटाएं। अब देखिए, इसको हम जैसे हमने 25 ली, 25 में से पहले 1 घटाया 24, फिर 3, मतलब हम 25 में से विषम संख्याएं घटाएंगे। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तब तक घटाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। पहले 1 घटाया, 25 में से 1 गया 24, 24 में से 3 घटाए दूसरी विषम संख्या, फिर 21 में से 5 घटाए तीसरी विषम संख्या 16, 16 में से 7 घटाए 9, फिर 9 में से 9 घटाए 0। तो अर्थात यहाँ पर हमने 25 में से कितनी बार घटाया? 1 3 5 7 9। तो अतः 25 एक, जब अगर हमें अंत में 0 प्राप्त हुआ, अंत में हमें 0 प्राप्त हुआ, अगर हमें 0 मिल जाता है अंत में, तो इसका मतलब है कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लेकर कर सकते हो। अब एक अन्य संख्या 38 को लीजिए और पुनः उपरोक्त जैसा ही कीजिए। 38 में से पहले 1 माइनस करो, जो आया उसमें से 3, फिर जो आया 34, फिर 34 में से 5, फिर 29 में से 7, फिर 22 में से 9, इस तरीके से माइनस करते करते जाओ। 13 में से फिर 11, ठीक है। अब तो 2 बच गया, तो 2 में से तो आप कुछ माइनस नहीं कर सकते। चलो -13 भी अगर माइनस करके देखो कि शायद 0 आ जाए, लेकिन फिर भी 0 नहीं आ रहा, -11 आ रहा है। तो अतः ये प्रदर्शित करता है कि 38 को 1 से प्रारंभ होने वाले क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते। अतः जो 38 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये भी इसका एक गुणधर्म है बच्चों, कि यदि हम लगातार क्रमागत अगर हम विषम संख्याएं माइनस करते जाएं, घटाते जाएं किसी भी संख्या में से, तो अगर हमें अंत में 0 प्राप्त होता है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता, 0 नहीं मिलता, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक संख्या पूर्ण है या नहीं ये जानने के लिए इस परिणाम का उपयोग भी हम कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। अब आप कैसे करेंगे? जैसे 121, तो 121 में से पहले आप 1 माइनस करेंगे,
ठीक है, 120 आया, उसमें से आप 3 माइनस करेंगे, फिर 117 आया, उसमें से 5 माइनस करेंगे। इस तरीके से आप माइनस करते जाएंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से आप माइनस करते जाएंगे और अंत में माइनस करते करते आपके पास आ जाएगा 21 माइनस 21 शून्य। तो हमारा अंत में आ गया शून्य। तो इसका अर्थ है कि 121 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि वो क्रमागत, अगर हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमें 121 मिलता है। यानी 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15, 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19 जमा 21। तो 121 जो है वो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, इसलिए 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से आप ये सारे करेंगे। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए, इन निम्न पर विचार कीजिए। देखिए, जैसे 3 का वर्ग है 9, और 9 में से 9 क्या होता है, 4 प्लस 5। तो पहली संख्या कैसे आई, 3 का वर्ग माइनस 1/2, और दूसरी संख्या कैसे आई, 3 का वर्ग प्लस 1/2। मतलब 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2, 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4, तो 4, और इसमें से मतलब n² माइनस 1/2 और n² प्लस 1/2। ओह, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब एक तो हमने ऊपर किया कि विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं को हम घटाते जाएं तो भी वो पूर्ण संख्या होती है, अगर वो विषम संख्याओं का क्रमागत युग्म है, योग करके आता है। तो ये है कि अगर हम किसी भी विषम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग है 25, 12 प्लस 13, कैसे 12 प्लस 13, जो कि 4 का वर्ग माइनस 1/2, इस तरीके से करा इन्होंने। ऐसे 7 का वर्ग 39, 24 प्लस 25, इस तरीके से इन्होंने किया है। 9 का वर्ग 21, 81, 40 प्लस 41, 11 का वर्ग 121, 60 प्लस 61, 15 का वर्ग 225, 112 प्लस 113। चलिए हम ये प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग में के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि जैसे 21 का पूछा है आपसे, 21 का वर्ग पूछा है, तो 21 का वर्ग नहीं निकालना आपको, 21 को 21 से गुणा नहीं करना, आपको क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। पिछले वाले कुछ प्रश्न में प्रयास कीजिए, में आपको प्रश्न पढ़ना है, उसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं ये बताना था। इसमें क्या बताना है, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग में। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n² माइनस n/2 और n² माइनस n² प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। तो यानी n क्या है, 21, यानी 21 का वर्ग माइनस 1/2 जो कि आएगा 220, और ऐसे ही 21 का वर्ग जमा 1/2 जो कि आएगा 221। ऐसे ही आप सारे करोगे। 13 का वर्ग, तो यानी 13 का वर्ग माइनस 1/2 यानी 84, और 13 का वर्ग जमा 1/2 यानी 85। तो इसके दो वर्ग संख्याएं आ जाएंगी 84 और 85। ये क्रमागत मतलब आगे पीछे वाली जो होती हैं। क्या आप विचार कर सकते हैं इसका विलोम सत्य है, अर्थात क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग होता है? इसके उत्तर के पक्ष में अपना एक उदाहरण भी दीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है बच्चों, वो कभी भी मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक पूर्ण वर्ग ही आए। जैसे हम 3 प्लस 4, 3 और 4 को अगर हम योग करें, जमा करें तो 7 आता है, या हम 11 और 12 को जमा करें तो 23 आता है। तो यहाँ 3 और 4, 11, 12 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, परंतु इनका जो योग आ रहा है 7 और 23, ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी दो संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जैसे हम दो सम संख्याओं को क्रमागत जैसे इन्होंने करके बताया, तो वो उससे हमें क्या समझ में आता है। जैसे हम 11 को 13 से करें गुणा, तो वो आता है 143। 143 क्या है, 12 का वर्ग क्या होता है, 144 माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार 11 इंटू 13 क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी a माइनस b a प्लस b। इस तरीके से किया है इन्होंने। अतः
11 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो 12 माइनस 1 12 प्लस 1 यानी 12 का वर्ग माइनस 1। ऐसे ही 13 को 15 से करें तो क्या होगा, इनके बीच का जो है 14 माइनस 1 14 प्लस 1 यानी 14 का वर्ग माइनस 1। 29 को 31 से करें, आपको इसमें से बीच वाली संख्या लेनी है। 29 को 31 से करें, 29 से 31 के बीच में क्या है 30 यानी 30 माइनस 1 30 प्लस 1 यानी 30 का वर्ग माइनस 1। 44 को 46 से यानी 45 माइनस 1 45 प्लस 1 यानी 45 का वर्ग माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस 1 a माइनस 1 क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 1 a माइनस 1। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। अब देखो संख्याओं के वर्ग, ये भी इसका एक गुणधर्म है। संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए, जैसे 1 11 111 इत्यादि। ये एक मनोरंजक प्रतिरूप देते हैं। जैसे 1 का वर्ग क्या है 1, 11 का वर्ग क्या है 1 2 1 यानी ये 1 और 1 11 2 हो गए ना, तो 1 और 1 के बीच में 2 लगा दो। 1 1 1, अब 1 1 1 का वर्ग क्या होगा, ये 3 हो गए। ये 3 1 है, 1 2 3 3 1 है यानी 1 2 3 और फिर उल्टी गिनती 2 1। अब 1 2 3 4, ये 4 बार 1 लिखा है, तो कैसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 और फिर उल्टी गिनती 3 2 1। मेरा मतलब ये है कि हमें इसको करके नहीं देखना है, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जितनी बार 1 आ रहा है, 1 का वर्ग 1 और 1 और 1 2 1 है यानी 11 है, तो उसका क्या होगा 1 बीच में 2 1। अब इसी में 3 1 हो गए, तो 1 2 3 2 1। आपको बस गिनना है कि कितने 1 हैं। अब इसमें 4 1 है यानी 1 2 3 4 और फिर उल्टी गिनती 3 2 1। इसमें 5 1 है तो 5 तक जाओगे आप, 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा 4 3 2 1। अब इसमें कितने 1 हैं 7 1 हैं, तो यानी आप लिखोगे, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ गिनना है कितने 1 हैं। इसमें कितनी बार 1 लिखा है, तो इसमें 1 है लिखा है 7 बार, तो आप बिना कुछ करे सीधा लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसकी उल्टी गिनती 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से करना है आपको। समझ में आया। अन्य सुंदर प्रतिरूप, जैसे आपने 7 का वर्ग किया तो आया 39, आपने 67 का वर्ग किया तो आया 39 और उसके बीच में 48। आपने 667 का वर्ग किया तो मतलब आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे आपने 4 और 9 लिख दिया, उसके बीच में 4 और 9 और उसके बीच में 48, फिर 4 9 48 और उसके बीच में 48। इसी तरीके से जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। 6 6 6 7 का वर्ग क्या होगा, आप पहले लिख दोगे 4, अंत में लिख दोगे 9, फिर लिखोगे 4, जितनी बार आ रहा है इसमें 6 उतनी बार आप लिखोगे, फिर 4 लिखोगे फिर 8, फिर 4 लिखोगे फिर 8, फिर 4 लिखोगे फिर 8। इस तरीके से ऐसे ही 6 6 6 4 बार 6 है 7, तो मतलब 4 जो फिर 1 4 फिर 9 फिर 1 4 फिर 8। इस तरीके से ऐसे ही 6 6 6 6 6 7 का वर्ग ये होगा। ऐसा क्यों होता है ये जानना आपके लिए रोचक पूर्ण हो सकता है। आपके लिए इस तरह के प्रश्नों के बारे में खोजना और सोचना रोचक होगा, भले ही ऐसे उत्तर कुछ समय बाद प्राप्त हो। तो ये कितना कितना मतलब एक फन टाइप लग रहा है, एक एंजॉयमेंट वाली चीज लग रही है मैथ्स को समझना। इट इज सो इजी, बहुत ही आसान तरीका है कि अगर 2 बार 1 है तो 1 2 1, 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1। ये तो मतलब बहुत ही आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, उपरोक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए वर्ग संख्याएं लिखिए। अब आपको इसमें क्या करना है, 1 को गिनना है। इसमें कितनी बार 1 है, तो इसमें 6 बार 1 है, तो आप सीधा लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 से कम 5 4 3 2 1। ऐसे ऐसे आप इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी कैसे करना है, वही जैसे आपने ऊपर देखा। इसमें कितनी बार 6 है, जैसे आपने किया था 7 का वर्ग 49, 67 का 4 4 8 9, 667 का 4 4 4 8 8 9। आप एक एक 4 बढ़ाते जा रहे हैं और एक एक 8 बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 6 थे तो 3 4 हो गए, इसमें 3 6 थे तो इसमें 4 4 और 3 8, इसमें 4 6 हो गए, तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब इसमें कितने 6 हैं,
ये आपको गिनने हैं और उसी के हिसाब से 4 और 8 आ जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 हैं, तो आप 8 बार 4 लिखोगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 बार 8 लिखोगे और फिर 9। इस तरीके से आपको ये दोनों करने हैं। चलो प्रश्नावली 6.1 निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमने प्रयास वालों में किया है बच्चों। 81, तो 81 में के अंत में क्या आ रहा है 1, तो उसके वर्ग में भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल बना के कीजिए। जैसे आप लिखिए संख्या के वर्ग के इकाई के अंक और कारण। तो जैसे आप 81 लिखेंगे, वर्ग का अंक है 1, तो 1 गुणा 1 1 ही आएगा। 272, तो 272 के में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 4। ठीक है। अब 700 आपने क्या समझा, क्या सीखा है कि जिसमें इकाई का अंक 9 होता है उसमें वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आता है 1। तो इसमें 7 9 9 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि 9 गुणा 9 81 होता है। इस तरीके से आप सारे करेंगे। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्यों? ये भी मैंने आपको समझाया बच्चों कि जिन भी संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक, जैसे 1 0 5 7, यही वाला किया था हमने प्रश्न पहले कि इसमें इकाई का अंक क्या है 7। तो जिन भी में भी यानी 2 3 7 या 8, अगर इकाई के अंक में 2 3 7 या 8 होता है तो वो जो संख्याएं होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो आप लिखोगे कि 1057 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिन भी संख्याओं में के इकाई के अंत में 1 4 5 9 या 0 आता है, सिर्फ वो ही पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? ये भी आप कर चुके हैं। जिसके अंत में जिसमें इकाई का अंत, जैसे 431, इसमें इकाई का अंक क्या है 1, जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका जो वर्ग होगा वो भी विषम संख्या होगा। जैसे दूसरे पार्ट में 6 है, तो इसका जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा। इस तरीके से आप ये इसका चौथा और पांचवा पार्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। छठे में देखिए, पांचवें पार्ट में देखिए कैसे है, जैसे 11 का वर्ग 1 2 1। अब इसमें हर एक के आगे इन्होंने शून्य लगा दिया है, तो अब इसमें कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, तो इसमें यहाँ पे 4 शून्य हो गए। अब देखो इसमें 1 2 3 4 शून्य है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 शून्य है, फिर 2, फिर 1 2 3 4 शून्य, फिर 1। इस तरीके से आप ये वाला करोगे। ये पांचवा भी ऐसे ही है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। छठा देखो बच्चों, देखो इन्होंने करके बताया है, प्रतिफल प्राप्त कीजिए। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, कैसे? और जो चौथी संख्या है वो तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग। कैसे किया इन्होंने 1 को 2 से गुणा किया, तो क्या आया 2। 2 में इन्होंने 1 जमा कर दिया, तो वो आ गया 3। ऐसे इन्होंने आगे किया, देखो 2 का वर्ग जमा यानी 2 जमा 1 3। ठीक है, 2 जमा 1 3। 3 को इन्होंने 2 से गुणा किया 6, और इनको करा तो क्या आया 7 का वर्ग। 6 जमा 1 7। ठीक है, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो 3 गुणा 4 यानी कि 12 का वर्ग। ठीक है, 12 जमा 1 13। ऐसे इन्होंने किया 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग, क्या हो जाएगा 4 गुणा 5 यानी यहाँ पे आएगा 20 का वर्ग, और 20 जमा 1 21। ऐसे ही 5 का वर्ग क्या मिलाएं कि तो 5 का वर्ग और 6 का वर्ग 30 का वर्ग प्लस 1 31 का वर्ग। ऐसे ही 6 का वर्ग और 7 का वर्ग यानी 6 गुणा 7 42 का वर्ग, और 42 जमा 1 43। इस तरीके से योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। आपको पता है आपको इनको जमा नहीं करना। पहली 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 5 का वर्ग यानी 25। 10 विषम संख्याओं का क्या होगा, मतलब 5 का क्या होगा 5 का वर्ग। 10 का क्या होगा 10 का वर्ग यानी 100। और तीसरा है 12 संख्याएं, तो 12 का वर्ग यानी 144। 39 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो ये भी मैं करा चुकी हूं आपको। कैसे लिखेंगे आप 1 प्लस 3 प्लस 7 1 प्लस 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13। ऐसे ही आप 11 को लिखोगे, 121 को लिखोगे 11 विषम। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? अब 12 और 13 के वर्ग में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कैसे बताएंगे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर कितनी होती हैं 2n।
यानी 12 को 2 से गुणा कर दोगे तो 24 वर्ग संख्याएं होंगी। ऐसे ही आप इसके बाकी दोनों पार्ट करेंगे। अगले पेज पे आते हैं हम। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्याएं जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना आसान है, लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं? अब आपको पता है 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो जाएं तो उनका वर्ग ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आया, आपस में गुणा करके देखना पड़ेगा। जैसे 23 का वर्ग, तो 23 को 23 से गुणा करना पड़ेगा। इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। हमें 23 को 23 से गुणा करने की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने का एक तरीका है जो 23 गुणा 23 को बिना गुणा किए ही प्राप्त होता है। कैसे? हम जानते हैं कि 23 क्या है, 20 जमा 3। ठीक है, 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 जमा 3। तो 23 का वर्ग क्या होगा, यानी 20 जमा 3 का 20 जमा 3 का वर्ग, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी भी लिख सकते हो आप। 20 जमा 3 जमा 3 20 जमा 3, यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। आपने पढ़ा है ना इसका फॉर्मूला। तो यह आ जाएगा 20 का वर्ग जमा 20 गुणा 3 जमा 3 गुणा 20 जमा 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 529। निम्न संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। अब देखिए 39 और 42, तो 39 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30 जमा 9। 30 जमा 9 इन्होंने बहुत ही वास्ट तरीके से बताया है, जैसे 30 जमा 9 प्लस 9 30 जमा 9। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हो कि ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ये देखो इन्होंने आगे यही लिखा है 30 का स्क्वायर 2ab। ठीक है, 30 गुणा 9 जमा 30 जमा 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया 1521। ऐसे ही 42 को हम लिख सकते हैं 40 जमा 2 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वर्ग के अन्य प्रतिरूप, निम्न प्रतिरूपों को देखिए। जैसे 25 का वर्ग है 625, तो 2 गुणा 3 सैकड़े प्लस 25। ये कैसे किया इन्होंने बच्चों, देखिए इसके अंदर देखिए, एक ऐसी संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पर अंक 5 हो, अर्थात a5। जैसे a5 का वर्ग लेना है आपको, तो 10a प्लस 5 का वर्ग 10a प्लस 5 प्लस, जैसे आपको उन्होंने एक चीज ली है, जैसे 10a 5 का वर्ग लेना है आपको, तो 10a प्लस 5 प्लस 5 10a प्लस 5, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया 100 प्लस 1 प्लस 25, यानी ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको, a प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25। सैकड़ा मतलब 100, तो यानी a प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25। तो उन्होंने 625 को कैसे लिखा है, 2 गुणा 3 सैकड़ा प्लस 25। ये 2 गुणा 3 कैसे आया, यानी a प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25, यानी 25 में a क्या है, मतलब 25 में a क्या है, 2, यानी 2 प्लस 1, यानी कि 2 गुणा 3 प्लस सैकड़ा। ऐसे ही 35, तो 35 में a क्या है, 3 और 5, यानी 3 क्या है a और 5 b, तो 3 गुणा 4 सैकड़ा प्लस 25। इस तरीके से किया है हमने। 75 में पहला क्या है, 7, यानी 7 गुणा 8 सैकड़े प्लस 25। 125 में क्या है, 12, यानी 12 गुणा 13 सैकड़े प्लस 25। तो ऐसे ही क्या आप 95 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, तो 95 का वर्ग क्या होगा, 9 गुणा 10 सैकड़े प्लस 25। इस तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित प्रयास कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक 5 है। तो इन सभी में इकाई का अंक 5 है, तो 15 का कैसे ज्ञात करोगे, यानी 1 गुणा 2 सैकड़े प्लस 25। इस तरीके से, यानी 200 प्लस 25, यानी 225। इस तरीके से करोगे आप। पाइथागोरस त्रिक, अब हम समझते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। निम्न को लीजिए, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग क्या होता है, 9 प्लस 16, यानी कि 25, जो कि 5 का वर्ग है। तो संख्या 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग क्या होता है, 36 प्लस 64 100, यानी कि जो कि 10 का वर्ग है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि कौन सी ऐसी दो
वर्ग संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ें तो तीसरी वर्ग संख्या हमें मिल जाए। जैसे हमने 3 का वर्ग किया और 4 का वर्ग किया और इन दोनों को जोड़ा तो 25 आ गया, जो कि 5 का वर्ग है। ऐसे हमने 6 का वर्ग किया और 8 का वर्ग किया, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, 10 का वर्ग। तो ये तीनों संख्याएं जो होती हैं इनको हम पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। पुनः ध्यानपूर्वक देखें कि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग यानी 25 प्लस 144 169 होता है, जो कि 13 का वर्ग है। इसी प्रकार संख्याएं 5, 12, 13 ऐसी ही दूसरी त्रिक है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और त्रिक प्राप्त कर सकते हैं? किसी प्राकृत संख्या जिसमें m बड़ा है 1 से, मतलब शून्य या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम पाते हैं कि 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर। तो यानी जो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में है। इस रूप का उपयोग कुछ और पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कौन से, अगर आपको एक ही टर्म दे दी जाए, एक जैसे आपको दे दिया जाए 3 का वर्ग और इसके दो और इसके पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास एक फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जैसे आपको एक संख्या दे दी 6, तो इसमें m 6 नहीं है, 2m आपको आप 6 रखोगे। जैसे 2m बराबर 6, तो m आ जाएगा आपका 3, फिर आप m की जगह आप 3 रख दोगे, तो 3 का वर्ग माइनस 1 8, इस तरीके से आप, यानी 6, 8 और 10 ये पाइथागोरस त्रिक आएंगी। इस तरीके से हम उदाहरण करते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो हम क्या लिखेंगे? साधारण रूप 2m, हमें सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तो m स्क्वायर यानी 8 प्लस 1, इसमें m जो है वो 8 नहीं है, तो इसमें हम हमेशा ना 2m बराबर 8 ही लेंगे। देखिए m बराबर 3, तो ये तो 6 से छोटी आ गई संख्या, अतः 6, 8, 10 एक त्रिक है, परंतु 8 इसमें छोटी संख्या तो नहीं आई, इसमें तो छोटी संख्या 6 आ गई। तो हम हमेशा, आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा इसमें m 8 नहीं है, हमेशा 2m बराबर हम 8 लेंगे। तो हम 2m बराबर 8 लेते हैं, तो m आ गया हमारा 4, 2 नीचे चला गया, कट गया, तो m स्क्वायर माइनस 1, m क्या आ गया हमारा 4, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 का वर्ग 16 माइनस 1 15, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17। तो 8, 15 और 17 एक ऐसा त्रिक है जहां 8 सबसे छोटी संख्या है। उदाहरण 3, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 12 है। अब आपको एक संख्या 12 दे दी, तो सीधा आप 2m बराबर 12 रख दीजिए। देखिए इन्होंने कैसे किया। यदि हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 12, आपको इसमें घबराने का, आप सीधा 2m बराबर 12 ही लीजिए, दैट इज मोर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यदि हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 13, m स्क्वायर 12 प्लस 1 13, यहाँ m का मान पूर्णांक नहीं होगा। अब हम कोशिश करते हैं m स्क्वायर प्लस 1, नहीं, आप ये सब चीजें में मत कंफ्यूज होइए, इसमें कुछ भी कंफ्यूज मत होइएगा। सीधा कुछ भी आपको ट्रिक बनाने को दी जाए आप सीधा लिखिए। हमें पता है, जैसे आपने ऊपर वाले में लिखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस त्रिक हम ज्ञात कर सकते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। आप सीधा लीजिए, हमें लेना चाहिए 2m बराबर 12, m आ गया 12 बटा 2 यानी कि 6। अब इसमें हम m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, यानी 36 माइनस 1 35, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 37। तो 12, 35 और 36। इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पाइथागोरस त्रिक प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे दूसरी त्रिक 5, 12, 17 में भी 12 एक सदस्य है, ठीक है। प्रश्नावली 6.2, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है, जैसे आपने ऊपर किया था इस वाले पेज में, जैसे 42 का किया था, ऐसे ही आप इसका करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? 32 को पहला है 32 को आप लिखेंगे, यानी 32 का वर्ग बराबर 30 प्लस 2 का वर्ग, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यानी 30 प्लस 2 प्लस 2 30 प्लस 2, इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी 30 का वर्ग प्लस 30 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 30 जमा 2 का वर्ग, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4, यानी इसका उत्तर आएगा 1024, 1024।
इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट करेंगे। 35 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 5 का होल स्क्वायर, उसमें फॉर्मूला लगा के करेंगे। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य निम्न है। 6 तो आप कर चुके हैं पहले भी, सीधा आप लिखेंगे 2m बराबर 6, तो m आ जाएगा 3, उसको आप m² -1 में लिखेंगे और m² + 1 में लिखेंगे, तो इसके 3 आ जाएंगे, 6, 8, 10, ऐसे आप इसके सारे करेंगे। 6.5 वर्गमूल। अब निम्न परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा क्या होगी। अभी तक आप वर्ग पढ़ रहे थे, अब हम आएंगे वर्गमूल क्या होता है। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यदि भुजा का वर्ग, यदि हम भुजा की लंबाई का मान a लेते हैं तो 144 बराबर a का स्क्वायर। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 144 है। एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसको हल करने के लिए क्या हम पाइथागोरस त्रिक का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। ab² + bc² बराबर ac², यानी 8 का वर्ग + 8 का वर्ग बराबर ac। मतलब अगर हमें दो भुजाएं दे रखी हैं तो क्या हम इसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 64 + 64 यानी ac हमारे पास आ गया 128। ac प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसका वर्ग 128 हो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। क्या आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अगले पेज पे देखिए, मान लीजिए कि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस त्रिक के उपयोग से 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग + 3 का वर्ग, तो यानी 25 - 9, तो x का वर्ग 16। ठीक है, पुनः x का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक संख्या की आवश्यकता है जिसका वर्ग 16 है। उपरोक्त सभी स्थितियों में हमें एक संख्या की आवश्यकता है जिसका वर्ग ज्ञात हो और उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। वर्गमूल क्या होता है बच्चों, योग की वर्गमूल ज्ञात करना। योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना है, प्रतिलोम मतलब विपरीत, और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है। मतलब भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा करना, और गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग करना। वही मतलब है वर्ग का वर्गमूल निकालना और वर्गमूल का उल्टा वर्ग, ये इनका मतलब समझाने का है। इसी तरह वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे 1 का वर्ग है 1 और 1 का वर्गमूल है 1। 2 का वर्ग है 4, 4 का वर्गमूल क्या है 2, मतलब उल्टा। अब आपको उल्टा करना है। अब अभी तक आप वर्ग समझ रहे थे। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 3। इसी प्रकार ये देखिए जो बॉक्स बनाया है, 9 का वर्ग है 81 और -9 का वर्ग भी 81। तो हम कह सकते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 और -9 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। प्रयास कीजिए, 11 का वर्ग 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा 11, उसका उल्टा। 14 का वर्ग 196, तो 196 का वर्गमूल क्या होगा, उसका उल्टा यानी कि 14। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। -1 का वर्ग 1, तो क्या 1 का वर्गमूल है -1। हाँ, इन सब का उत्तर हाँ है, हर एक का वर्गमूल वही होगा। उपरोक्त के अनुसार आप कह सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के दो समाकलित वर्गमूल हो सकते हैं। इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेते हैं। धनात्मक वर्गमूल को देखिए, वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, इस संकेत से व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ 4 का वर्गमूल 2, -2 नहीं। ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3, -3 नहीं, इत्यादि। तो 1 का वर्ग है 1 और 1 का वर्गमूल है 1, ये वर्गमूल का निशान होता है। ये जो 1 के आगे बना रखा है ना निष्कर्ष के नीचे, ये वर्गमूल का निशान होता है। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। इस तरीके से, मतलब पूरी सारणी को आप ध्यान से देखिए तो इसमें उल्टा है। ऐसे ही 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, उल्टा। वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा होता है। तो वर्गमूल को अब हम वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको निकालने की 3 क्रियाएं हैं। इसकी 3 प्रक्रियाएं सीखेंगे जिससे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया है घटाने की प्रक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। क्या आपको ध्यान है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n का वर्ग है, अतः प्रत्येक वर्ग संख्या को 1 से प्रारंभ कर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो आपने अभी पहले भी किया था, आप
क्रमागत, आप लगातार अगर आप विषम संख्याओं को माइनस करते जाओ तो वो उसका वर्गमूल, उससे हम वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम करके देखते हैं। जैसे 81 के वर्गमूल को लीजिए, तो 81 में से पहले हमने 1 घटाया, 80 में से 3 घटाया, दूसरी विषम संख्या 70 में से 5 घटाया, 1 घटाया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरीके से हम घटाते जाएंगे। 5 घटाया 42, 72 में से 7 घटाया 65 में से 9 घटाया 56, 11 घटाया 45, 13 घटाया 32, 15 घटाया 17 में से 17 0। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 21 में घटाने पर 9वां पद 0 प्राप्त होता है। तो इसको आप गिनिए, कितनी बार घटाया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपने 9 बार घटाया, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 9। अतः 81 का वर्गमूल बराबर 9। इस नियम का उपयोग करते हुए क्या आप 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। अब हम एक सरल तरीके से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। 729 में आपको कितनी बार घटाना पड़ेगा तब जाके उसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि आपने 81 में 9 बार घटाया। बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसको करने के लिए। प्रयास कीजिए, 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर प्राप्त निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि ये पूर्ण वर्ग हैं तो इनके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इनको आप कैसे करेंगे, वही 121 में से पहले 1 घटाएंगे, जो आएगा उसमें से 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से जब तक अंत में शून्य ना आ जाए। जब शून्य आ जाएगा तब आप गिनेंगे कि आपने कितनी बार घटाया। तो आपने 11 बार घटाया इसको, तो 121 का वर्गमूल आ जाएगा 11। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब जैसे 55 है तो 55 को भी आप घटाते जाएंगे। आपने 1 घटाया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, इस तरीके से आपने घटाया, लेकिन आपका बाद में 6 बच गया, आपका 0 नहीं आ रहा। तो इसके हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे यह हमें दर्शाता है कि हम 55 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो 55 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है और इसका वर्गमूल ज्ञात किया नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरीके से आप इसके बाकी पाठ करेंगे। चलिए अगले पेज पे आते हैं। पहला हमने सीखा कि घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। अब हम दूसरा सीखते हैं, अभाज्य गुणनफल के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, निम्न संख्याओं एवं उनके वर्गों को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखिए। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन मतलब, जैसे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, तिया 12, इस तरीके से। 15 को 3 गुणा 5, इसके वर्ग का अभाज्य गुणनखंडन। जैसे 36 को कैसे लिख सकते हो, जैसे 6 का वर्ग क्या है, 36, उसके गुणनखंडन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब उस तरीके से कि वो किसी न किसी के पहाड़े में आ रहा है। सबसे पहले हम सबसे कम वाला पहाड़ा लेते हैं। जैसे 36 को पहले आपने 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। इसी तरीके से 64 को, 144 को, 125 को। 6 के अभाज्य गुणनखंडन से 2 कितनी बार आया, 1 बार। 36 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 कितनी बार आया, देखिए 6 में 1 बार आया, 36 में 2 बार आया। इसी तरह 6 और 36 में 3 बार, तथा 8 और 64 में इत्यादि में 2 कितनी बार आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दुगनी होगी। मतलब 6 में अगर 2 1 बार आया है और 3 1 बार आया है तो 36 में 2 2 बार आएगा। 8 में अगर 2 3 बार आया है तो 64 में, यानी जो कि इसका वर्ग है, उसके अंदर कितनी बार आएगा, इससे डबल, यानी 2 3 बार आया तो 6 बार आएगा। ऐसे ही 12 में आप देखें तो इस तरीके से। अतः अब हम एक दी गई वर्ग संख्या 332 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने साइड में बना के रखा है, 332 को सबसे पहले हम 2 से करेंगे, यानी 2 एकम 2, क्या बचा ऊपर, 1 इसमें से बच गया, यानी 2 6 12 और 2। फिर से हम सबसे पहले हम सबसे कम नंबर से करते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे पहले ज्यादा नंबर से कर देंगे तो हमें सबसे छोटे जो है वो डिजिट आनी चाहिए। हमने 2 से किया, ठीक है, फिर हमने 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6,
3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 3 नीम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। अब फिर 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। हमें तब तक करना है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बनाने पर हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम? तो इसमें हमारा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम इसका अगर हम युग्म बनाएं तो युग्म कैसे बनाएंगे? 2 गुणा 2 को हम एक बार लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, 3 और 3 को लेंगे यानी 3 का वर्ग, और फिर 3 गुणा 3 को लेंगे यानी 3 का वर्ग। ठीक है, तो यानी 2 गुणा 3 का वर्ग। तो इसको वर्ग का निशान, इसको स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा। तो यानी 2 गुणा 3, तो ये वर्गमूल आया 18। ठीक है, 18 का वर्गमूल मतलब 18 इसका वर्ग है। अगर हम 18 को 18 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। अभाज्य गुणनखंडन में युग्म बनाने से हम देखते हैं, जैसे 256 का किया हमने इस तरीके से, देखिए साइड में बना रखा है। 2 से किया पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 16 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर हमने 2 से किया। ये बहुत ही आसान है, आपको बस अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा करना है, बस आपको डिवाइड करते जाना है। फिर 2 से किया 64, फिर 32, इस तरीके से। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। अब आप इनके युग्म बनाओगे, जो भी 2 बार आया है उनको एक बार लोगे। ये 2 बार आया है, 1 बार लोगे, फिर इसमें से 1 बार, फिर इसमें से 1 बार। तो यानी आप 4 बार लोगे और इन सबको गुणा कर दोगे तो 16 आएगा। इस तरीके से। क्या 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप जानते हैं। तो जिसमें भी 48 में आप क्या देखोगे, आप 48 को निकालोगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3। इसमें 3 बच रहा है, इसमें इसका जोड़ा नहीं आ रहा। तो जहां पर जोड़ा नहीं आता वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। सारे गुणनखंडन युग्म में नहीं है। युग्म मतलब इनका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का दूसरा 3 नहीं है। तो अतः 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विचार कीजिए कि हम 48 के सबसे छोटे गुणज ज्ञात करना चाहते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसे कैसे प्राप्त करेंगे? 48 के अभाज्य गुणनखंडन के युग्म बनाने पर हम देखेंगे कि केवल 3 एक ऐसी संख्या है जो युग्म में नहीं बन पाती। अतः हमें युग्म को पूरा करने में 3 से गुणा करने की आवश्यकता है। इसको हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब 3 है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, युग्म नहीं बन रहा, तो हम 48 को 3 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? 144, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 48 को किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए? अगर 48 को कौन सा गुणज आया था? 3, तो युग्म में नहीं है। अतः हम 48 को यदि 3 से भाग कर दें तब भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। 3 से भाग करा तो 16 आया, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 प्राप्त करेंगे, जो संख्या पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो 48 को 3 से गुणा कर दें या 48 को 3 से भाग कर दें, तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। उदाहरण 4 करते हैं। 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए साइड में इन्होंने करके दिखाया है। पहले इसको 2 से करेंगे, 3200, फिर 2 से करेंगे, ये हम भाग करे जा रहे हैं, 1600, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 400, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 2 पचे 10, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया। ठीक है, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अब इन सबके हम ये जितने भी हमने यहाँ पे आए हैं इन सबको हम लिख देंगे पहले लाइन से। 2 गुणा 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 5 गुणा 5। अब हम इन सबके जोड़े बनाएंगे, मतलब जो 2 बार है उनको 1 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 को 1 बार लिखेंगे 2, फिर 2 गुणा 2 को 1 बार लिखेंगे 2, इस तरीके से। फिर 2 गुणा 2 को 1 बार लिखेंगे, फिर 2 गुणा 2 को 1 बार लिखेंगे और फिर 5 गुणा 5 को। तो यह आ जाएगा 80। तो 6400 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान होता है बच्चों, 80 आ गया। क्या 90, उदाहरण 5, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? 90 को हम देखो, 90 को आप करके देखोगे तो आपका आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें तो सिर्फ एक ही युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है, 2 और 5 के युग्म नहीं बन रहे। तो आप लिखोगे कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 युग्म में नहीं है, अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसे यथार्थ रूप में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही शून्य है। ठीक है, इसमें एक ही शून्य आपने पढ़ा है पहले, जिसके अंत में एक ही शून्य होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। उदाहरण 6, क्या 2 3 5 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2 3 5 2 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो और नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसको हम। ये इसी पेज पे देखिए 2 3 5 2 का वर्गमूल उन्होंने निकाला हुआ है।
तो हम इसको निकालते हैं। 2 से किया हमने, देखो इसके आपको हमेशा ये देखना है इसके अंत में 2 आ रहा है, तो हम इसको पहले 2 से करेंगे। जिसके भी अंत में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि 2 से जो 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 से किया तो ये आया 1 1 7 6, फिर 2 से भाग किया 5 8 8, फिर 2 से किया 2 9 4, फिर 2 से किया 147, अब 7 आ गया बाद में। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 49, और 7 को 7 से किया तो 49। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब हम इसके युग्म बनाते हैं। तो हमने युग्म बनाए, 2 गुणा 2 एक युग्म बन गया, 2 गुणा 2 एक युग्म बन गया, 3, और 7 गुणा 7, तो 3 जो है वो युग्म में नहीं आया। अभाज्य गुणनखंडों के अनुसार 3 के युग्म नहीं है, अतः 2 3 5 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यदि 3 का एक जोड़ा बनाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो या तो हम इसको 3 से गुणा कर दें या 3 से भाग कर दें, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अगर हम 2 3 5 2 को 3 से गुणा, आपको वो देखना है कि जो भी एक युग्म नहीं बन पाया उसको लेना है। जैसे 3 का युग्म नहीं बन पाया तो 2 3 5 2 को आप 3 से गुणा कर दें। आपने गुणा किया, यानी ये 3 से एक युग्म बना दिया इसका, तो ये हो गया 7056। ठीक है, तो 2 3 5 2 का सबसे छोटा गुणज यानी 7056 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और इसका क्या है, 2 2 3 और 7 यानी 84 उसका वर्गमूल है। उदाहरण 7, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका आप अपने आप स्क्वायर रूट निकालिए, ऐसे करके वर्गमूल निकालिए और उसको करते जाइए। बाद में 8 आ रहा है तो आप पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इस तरीके से आप करेंगे तो आपके ये सब गुणज आएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आप करेंगे इसको अपने आप, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, इस तरीके से आएंगे। अब आप इसमें देखेंगे 3 का कोई युग्म नहीं बन रहा, तो हम इसको 3 से, अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको 9408 का भाग कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 का युग्म नहीं बन रहा। ठीक है, तो जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि अब क्योंकि इसमें सबके युग्म बन रहे हैं, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई 3 से भाग करने पर। ये आ गई 3 1 3 6, और इसका वर्ग क्या आएगा, 56। ठीक है, उदाहरण 8, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 और 15 से विभाजित हो जाए। अब देखिए ऊपर तो हमें सिर्फ एक ही बड़ी बड़ी संख्या दे रखी थी, तो हम एक का ही वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हमें 3 3 संख्याएं दी थी, तो आप ऐसे लिखेंगे 6 9 15, और ऐसे लाइन खींचेंगे और 2 से करेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 6 आ जाएगा, 2 3 6, 9 और 15 को ऐसे ही नीचे उतार देंगे। फिर अब 3 9 15 तीनों ही 9 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15। इस टाइप का आपने पहले भी करा होगा लास्ट ईयर अपने क्लासेस में। फिर आप अब ये 1 3 और 5, अब देखिए 3 भी 1 तो 1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 3 से लेंगे तो 3 एकम 3 और 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। हम तब तक करेंगे जब तक सबसे नीचे 1 1 ना आ जाए। अब 5 करेंगे, 1 5 1 1 ऐसे उतर जाएगा, और 5 एकम 5। ये समझ में आया बच्चों? इस तरीके से करते हैं हम जब हमें 3 3 दे रखे हों। इसे 2 चरण में हल कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे उभयनिष्ठ गुणज को ज्ञात कीजिए और तब उसके बाद आवश्यक वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 9 और 15 का भाग जाएगा, उनकी लस है। 6 9 और 15 का लस है 2 3 3 और 5 यानी कि 90। 90 का अभाज्य गुणनखंडन 90 यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी एक ही युग्म बन रहा है, इसमें सिर्फ 3 का ही युग्म बन रहा है, 2 और 5 का नहीं बन रहा। आप देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के युग्म नहीं है, तो 90 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 90 के प्रत्येक गुणनखंड युग्म में होने चाहिए, अतः हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाने की जरूरत होगी। तो कैसे बनाएंगे, इसलिए हम 90 को 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 900। 90 गुणा 10 900। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.3। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं वो सब तरीके के प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों।
कि जिनके भी अंत में अगर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आता है उनके हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसके देखिए पहले के अंत में 1 आ रहा है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 1 या 9। अब दूसरे में क्या आ रहा है, 6, इकाई का अंक क्या है, 6, तो 4 या 6 होगा। उसका अगर आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो 4 या 6 होगा। अगर इसमें भी लास्ट में 1 ही आ रहा है तो 1 या 9 होगा। इसमें 5 आ रहा है तो उसमें भी इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है। बिना गणना किए वह संख्याएं बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें पता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं होती, जिनके अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है। इस तरीके से आप कर सकते 153, तो इसके अंत में 3 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इसके अंत में 3 आ रहा है। जिनके भी अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है। बार बार घटाने की विधि द्वारा 100 या 100 और 169, तो आपको पहले 100 में से 1 घटाना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से घटाते जाना जब तक 0 ना आ जाए। आपने कितनी बार घटाया, आपने 10 बार घटाओगे तो उसका वर्गमूल आएगा 10। घटाने की संक्रिया वाला करना है आपको। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे आपने ये ऊपर किया है, ऊपर के जो उदाहरण किए हैं आपने, ये जो पिछले पेज पे जो आपने उदाहरण किए हैं सारे उदाहरण 4 और ये उदाहरण 4, 5 इस तरीके से ही करने हैं आपको। जैसे 729 का कैसे करोगे, आप उसको लिख लोगे। अब इसके अंत में देखो 9 आ रहा है तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, तो आप इसको 3 से करोगे। ऐसे लंबी लाइन बनाकर आप करोगे। 3 से गया 243 आया, फिर 3 से गया 81, फिर आप इसके युग्म बनाओगे, फिर उसमें से एक एक लोगे, इस तरीके से करोगे तो इसका वर्गमूल आएगा 27। इस तरीके से आप इसके सारे करोगे। निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसे 200 मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे 252 है तो आप इसका पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबके युग्म नहीं बन रहे, आप युग्म बनाएंगे तो 7 का युग्म नहीं बन रहा, तो 252 जो है इसको आप 7 से गुणा कर देंगे तो आएगा 11764 1764। ये एक पूर्ण संख्या है जिसका ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और इसका वर्गमूल आएगा 42। ठीक है। इसी तरीके से आप सारे करेंगे। निम्न संख्याओं में के लिए प्रत्येक व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले में आपको गुणा करना था, इस वाले में आपको भाग करना है। ठीक है। संख्याएं जैसे 252 ऊपर भी था नीचे भी है, तो उसमें जैसे 7 का युग्म नहीं बन रहा था तो आपने 7 से गुणा कर दिया था। इसमें भी वही आएगा, 7 से आप इसको भाग कर देंगे, 252 को 7 से भाग कर देंगे तो सब युग्म बन जाएंगे और वो आ जाएगा 36। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल क्या है, 6। अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं प्रश्न 7। एक विद्यालय में कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि आप माना कक्षा में कुल विद्यार्थी x हैं, तो विद्यार्थियों द्वारा दान दी गई कुल राशि कितनी हो गई, x गुणा x, तो हम यानी कि x का वर्ग, तो हम अब जो हमें कितना दिया गया यानी x का वर्ग बराबर 2401, तो हम 2401 का वर्ग निकालेंगे। ऐसे 2401 को 7 से करेंगे तो 4 बार 7 आएगा हमारे पास, तो यानी उसका वर्गमूल निकालना है हमें। मतलब x का वर्ग बराबर 2401, तो हम वर्ग का निशान वहां से हटा देंगे, इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, तो 7 गुणा 7 यानी कि 49 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 8वां भी करेंगे, सेम ऐसा ही है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो जैसे आपने उस वाले प्रश्न में मैंने समझाया था ना, वैसे ही करना है। 4, 9 और 10 इसको ऐसे लिखकर और आप इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, तो इसके युग्म बनेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 180। अब इसको 5 का युग्म नहीं बन रहा है, तो 5 पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसको हम 5 को कि 5 का जोड़ा नहीं है, युग्म नहीं बन रहा है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे 180 को, तो वह आ जाएगा 900। इसी तरीके से आप प्रश्न 10 करेंगे। अब तीसरी और सबसे अच्छी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट विधि जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपके एग्जाम में, जब भी सवाल आएगा तो आपको इसी का ही सवाल आएगा, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना।
जब संख्याएं बड़ी हों तब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना लंबा और मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निकलने के लिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें वर्गमूल में अंकों की संख्या को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें निम्नलिखित सारणी को देखिए। जैसे संख्या 10 है, 10 का वर्ग क्या है? 100, जो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 अंकों की संख्या है। 31, 961, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 32, 1024, जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 99 यानी 9801, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या के विषय में हम क्या कह सकते हैं? यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों या 4 अंकों की हो, हम कह सकते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों या 4 अंकों की है तब उसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। क्या आप 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं? सबसे छोटी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है, जो कि 10 का वर्ग है, एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961, जो कि 31 का वर्ग है। सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 1024, जो कि 32 का वर्ग है, और सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या 9801, जो 99 का वर्ग होता है। चलिए समझते हैं इसको। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक हैं, तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे यदि n सम है और पॉजिटिव है, या n+1/2 होंगे यदि n विषम है। चलिए इसको समझते हैं। निम्न विधि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने में उपयोगी रहती है। जैसे 529 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों पर विचार करो। क्या आप इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगा सकते हो? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। चरण 1 देखो। इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। यदि अंकों की संख्या विषम है तब बाएं तरफ एक अंक पर बार लगाइए। 529 इस प्रकार लिखते हैं। देखिए किस तरीके से लिखा है इन्होंने। 5 के ऊपर हम उल्टी तरफ से बार लगाना शुरू करेंगे। पहले 2 9 इसके ऊपर एक बार लगाएंगे और फिर 5 के ऊपर एक बार लगाएंगे। इस तरीके से हम बार लगाएंगे। मतलब 29 के ऊपर एक लाइन बना दी, 5 के ऊपर एक लाइन बना दी। इसको हम बार लगाना बोलते हैं। सबसे पहली चीज हम ये करेंगे, हम बार लगाएंगे। चरण 2, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बारे में नीचे लिखी संख्या से कम अथवा बराबर हो। ठीक है। जैसे पहला संख्या क्या है? 5। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कम हो पर वो किसी का वर्ग भी होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग जो है वो छोटा है 5 से, पर 3 का वर्ग जो है वो बड़ा हो जाएगा 5 से। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 है 3 का वर्ग, और 2 का वर्ग है 4, तो 4 जो है वो छोटा है। सबसे बाई बार के नीचे भाज्य, यहाँ 5 के साथ भाजक और भागफल के रूप में इस संख्या को लीजिए, भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में 1 है। कैसे किया हमने? तो 2 हमने यहाँ लिखा, 2 ही हमने ऊपर लिखा। 2 दूनी 4। ठीक है। 5 में से 4 हम 5 के नीचे लिख देंगे। 5 में से 4 गया 1। ठीक है। चरण 3, अगली बार के नीचे की संख्या को शेषफल के दाएं लिखें, अर्थात इस स्थिति में 29 है, अतः अगली भाज्य 129 होगी। आपको याद है बच्चों, जब हम भाग करते हैं, जब हम किसी भी चीज में जब आप डिवाइड करते थे, आपको याद होगा, तब जब हम भाग करते थे तो हम सिर्फ एक ही रकम नीचे लाते थे, सिर्फ एक। जैसे 2 ही भाग में अगर हम भाग करते तो हम 2 ही नीचे लाते, लेकिन इसलिए इसमें हमने बार इसीलिए लगाया है कि हम 2 रकमें इकट्ठी लाते हैं। हम पूरा 29 का 29 नीचे लाएंगे। चरण 4, भाजक को दुगना कीजिए और उसे उसके बाएं में खाली स्थान के रूप में लिखिए। दुगना कीजिए मतलब 2। ऊपर यहाँ पर 2 आया था, जो बाएं साइड में 2 आया था हमारा, तो 2 में हम 2 जमा कर देंगे और उसके नीचे लिखेंगे 4। ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाइए, जो कि भागफल में नया अंक होगा, एवं नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर होगा। तो इस स्थिति में देखो, यहाँ पर 4 तो आ गया। अब 4 को हम 4 के आगे हमें सेम चीज लिखनी है। 0 0 लिखें अगर हम, मतलब 4 0 0, या 1 1 लिखें, मतलब 41 को अगर हम 1 से करें, या 41
42 को हम 2 से करें, मतलब 2 2 आएगा, 1 1 आएगा या 3 3 आएगा। इस तरीके से हमें दोनों सेम नंबर लेने हैं। तो अगर हम 2 2 लिखते हैं, अगर हम 42 को 2 से करें तो 84 आता है। ठीक है, अब इसके बाद में 9 है, तो हमें देखना है कि 3 को हम किससे गुणा करें कि 9 आ जाए। तो हम 3 3 लेते हैं। अगर 9 आ रहा है तो हम 3 3 लेते हैं। तो 43 को हम 3 से करेंगे तो 129 आ गया। तो इसमें 129 माइनस 3 हमने ऊपर लिख दिया और 3 हमने यहाँ लिख दिया, 129 लिख दिया, इसका उत्तर आ गया 0। तो ये कितना आसान हो गया हमारे लिए करना। अगर हम 529 को घटाने की संक्रिया से करते हमें कितनी बार माइनस करना पड़ता। अगर हम भाज्य अभाज्य वाली उससे करते, जिसमें हम लगातार डिवाइड करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं, उसमें भी बहुत लंबा हो जाता। पर इसमें कितना छोटा और कितना आसान हो गया। तो सबसे ज्यादा हम इसी तरीके से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चरण 6 क्या आया, क्योंकि शेषफल 0 है और दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं रहा, इसलिए 5 2 9 का वर्गमूल आ गया 23। जो ऊपर आ गया वो वर्गमूल होता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न लेते हैं। तो जैसे ये प्रश्न है, अब 4 0 9 6 का को हल कीजिए। चरण 1, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म के ऊपर बार लगाइए। ठीक है, तो हमने 2 2 के ऊपर बार लगा दिया। इसमें 4 हैं तो हमने 2 2 के ऊपर बार लगा दिया। जैसे इकाई से शुरू किया, 1 के ऊपर बार नहीं लगाते, हमेशा जोड़े में बार लगाते हैं। तो हमने 2 पे बार लगाया, 96 पे एक बार आ गया, 40 पे एक बार आ गया। अब क्या करेंगे, एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सबसे बाईं तरफ के बारे में नीचे लिखी गई संख्या से कम या बराबर हो। अब देखिए 40, तो 40 से या तो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। अब आपको याद है, आप इस टाइम पे आपको वर्ग बहुत काम आएंगे, इसीलिए मैंने बोला था 1 से 10 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता है 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36 और 7 का वर्ग है 49, जो कि 40 से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 का वर्ग जो है वो छोटा है 40 से और 7 का वर्ग तो ज्यादा हो जाएगा। एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लेंगे 6 6 36, 36 में से इसको माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अगली बार के नीचे लिखी संख्या अर्थात 96 को शेषफल के दाएं लिखिए। नया अभाज्य 496 होगा। अब 4 यहाँ पे बचा है, ऊपर से जो 96 है वो हम नीचे ले आएंगे। भाजक को दुगना कीजिए और दाईं तरफ के रिक्त में लिखिए। ये 6 था, 6 में हम 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक के विषय में सोचिए। अब यहाँ पर 12 है, 12 के आगे हम क्या लिखें। जो अंक भागफल में नया होगा, इस प्रकार नया अंक जब भागफल से गुणा हो तब गुणनफल भाज्य से छोटा या बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में हम देखते हैं, अब देखो इसके अंत में 6 आ रहा है। जितना भी आपने पहले पढ़ा है, आपको अगर वो याद है, आपको हर चीज अपने दिमाग में स्मरण करके रखनी है कि जिसके भी अंत में 6 आता है, तो या तो अगर हम 4 से गुणा करें या 6 से गुणा करें तब उसमें 6 आएगा। ये नहीं है कि आपको हर एक से गुणा करके देखना है, आप 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। आपको अपने दिमाग में ये चीजें याद रखनी है कि इसके बाद में 1 आ रहा है तो शायद इसको 9 से या 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंत में 496 है, 6 आ रहा है तो इसको हम 4 या 6 से गुणा करके देखेंगे। चलिए 4 से गुणा करके देखते हैं। हमें सेम लेना है, 124 को 4 से करते हैं तो सेम देखिए वही आ गया 496। तो हम ऊपर लिख देंगे 4, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः भागफल में नया अंक 4 है, शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, 0 है। चूंकि शेषफल 0 है और कोई बार नहीं है, इसलिए 4096 का वर्गमूल होगा 64 होगा। संख्या का अनुमान। पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बार का उपयोग करते हैं। जैसे 529 हमें सिर्फ बार लगा देते हैं। ठीक है, 23, 4096 हमने ऐसे ऊपर बार लगाया था 64। इन दोनों संख्याओं 529 और 4026 में बार की संख्या 2 है और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या भी 2 है। ठीक है, हमने दोनों में 2 बार लगाया और दोनों की जो वर्गमूल आया उनकी संख्या भी 2 आई। क्या आप 14400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगा सकते हो? बार लगाने पर अगर हम देखें तो देखिए पहले 2 पर लगाई, फिर 3 पर लगाई, प्राप्त करते हैं। यद्यपि यहाँ पर बार की संख्या 3 है तो जो हम वर्गमूल लगाएंगे वो 3 अंकों का ही होगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, लिख कर अपने आप खुद अपने हाथों से करेंगे
कि मैथ्स को आप जितना ज्यादा लिख कर अपने हाथों से करेंगे उतना अच्छे से आपको मैथ्स आएगा। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या की गणना ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो देखिए 25,600, तो हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था n+1/2। तो n कितना है, कितनी संख्याएं हैं इसकी, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, अर्थात इसमें 1 अंक होंगे। ठीक है, अब इसको आप जमा करेंगे तो इसमें कितनी संख्याएं, 1 0 0 0 0 0, इसमें 9 संख्याएं हैं। तो 9 + 1/2, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, उस तरीके से, यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो n है। तो 9 + 1/2 यानी इसका उत्तर आएगा 5। इसका जो भी आप वर्गमूल निकालोगे वो 5 अंकों का होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसका तीसरा पार्ट करेंगे। उदाहरण 9, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729 और 1296, देखिए कैसे करेंगे हम। तो 729 में सबसे पहले हम बार लगाएंगे। आपको अपने आप करना है, वो सब चरण आपने समझ लिए, कुछ लिखना नहीं है चरण में, पेपरों में भी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको बार लगाना है। आपने बार लगाया 729 के ऊपर, एक बार 29 पे जोड़े में लगाते हैं, एक बार 29 पे और एक बार 7 पे। अब 7 को देखना है कि कौन से पहाड़े में 7, अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग तो 9 आ गया, 7 से ज्यादा है तो हम 2 लेंगे। 2 को 2 नीचे लिखेंगे, 2 ही ऊपर लिखेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 को 2 में जमा तो -4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में 2 जमा कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 29 ऐसा का ऐसा ही नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अब इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो हम इसको करके देखेंगे किसको किससे गुणा करने पर लास्ट में 9 आता है। तो आप देखेंगे कि या तो 3 का वर्ग आता है 9, या 7 का वर्ग आता है 49 यानी कि 49, उसको भी 7 को भी 7 से करते हैं तो 49 आता है। तो हम 3 को करके देखेंगे तो वो छोटा आएगा, तो हम 7 को 7 से करेंगे तो वो 329 आ जाएगा। तो हम 7 ऊपर लिख देंगे और 7 ही यहाँ लिख देंगे, तो 329 उत्तर आ जाएगा 0। तो 729 का वर्गमूल आ जाएगा 27। ठीक है, ऐसे दूसरा भी समझते हैं। 1296 है, सबसे पहले हम बार लगाएंगे, बार लगाया हमने। अब हम देखेंगे 12 कौन से पहाड़े में आता है जो वर्ग में आए। जैसे 3 को 3 से करेंगे तो 9, 4 को 4 से करेंगे तो 16, तो 16 तो बड़ा हो जाएगा 12 से, तो हम 3 लेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, 3 × 9, 12 में से 9 माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, बाएं साइड में 3 में 3 जोड़ देंगे, वो आएगा 6। अब हम यहाँ पे 96 पूरा का पूरा नीचे उतार देंगे, ये आया 396। इसके अंत में क्या है, 6। अब हम इसमें क्या किसको किससे गुणा करें कि लास्ट में 6 आए। या तो 4 को 4 से करेंगे तब 6 आएगा, या 6 को 6 से करेंगे तब 6 आएगा। तो हम 4 4 करके देखेंगे तो वो छोटा आएगा। हम 6 को 6 से करके देखेंगे, 66 को 6 से करेंगे तो यही आ जाएगा 396। तो इसका आ जाएगा 0, ऊपर लिख देंगे 6, नीचे लिख देंगे 6, और इसका 1 2 9 6 का वर्गमूल, इसका ये चिन्ह लगाएंगे 36 आ गया। उदाहरण 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वही हम सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, बार लगाएंगे। ठीक है, फिर 56 को हम देखेंगे, अगर हम 7 को 7 से करें 49, 8 8 जा 64 आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 ऊपर। ठीक है, 7 7 जा 49, माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गए तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बाईं साइड में 7 और 7 जोड़ देंगे 14। ठीक है, अब इसके अंत में क्या आ रहा है, 7, तो हम इसको करके देखेंगे। 7 किसके अंत में 7 आए, 7 तो आता ही नहीं है किसी में, तो हम करके देखेंगे। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि 707 से छोटी हो। तो हम इसको 4 से करेंगे तो ये आएगा 576। तो नीचे हमारा 131 बच रहा है, यानी हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम दीर्घ विभाजन विधि से 5607 ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें 131 शेषफल प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि 74 का वर्ग जो है वो 5607 से 131 कम है। मतलब हमने 74 का अगर हम
वर्ग लें, 74 को 74 से अगर हम गुणा करें तो उसमें 131 कम आएगा इसका वर्गमूल निकालने के लिए। अर्थात यदि हम किसी संख्या में से उसका शेषफल घटा देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः वांछित पूर्ण संख्या क्या होगी? 5607 माइनस 131 5407, तो यानी 5476। 5476 का वर्गमूल होगा 74। मतलब हमें यहाँ पे नीचे शून्य लाना है। तो शून्य कैसे आएगा? अगर ये 131 की जगह यहाँ पर शून्य आ जाए तभी तो शून्य आएगा यहाँ पर। अभी तो 131 बच रहा है हमारा। तो अगर हम 131 को माइनस कर दें 5607 में से, मतलब यहाँ पर शून्य आ जाएगा, तभी उसका 5476 का जो वर्गमूल होगा वो 74 आएगा। ठीक है, इस तरीके से किया हमने। उदाहरण 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 9 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दीर्घ विभाजन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमने वर्गमूल ज्ञात किया 9 9 9 9, तो 2 2 9 के ऊपर हमने बार ले लिया। अब 99 आ रहा है तो 99 को हम 100 से तो नहीं 10 से तो नहीं कर सकते, 9 से करेंगे। 9 नेम 81। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे लाएंगे। इसको 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 18 यहाँ पे आ गया। 9 को ये बाई साइड में 9 को 9 से जमा किया 18। तो अब यहाँ पे और ये जो 99 है हमने नीचे उतार दिया, ये आ गया 1899। अब इसको 9 से गुणा करके देखा हमने तो ये आया 1701। फिर इसमें 198 बच रहा है। तो जिसका शेषफल क्या है? 198। 198 बच गया तो वो दिखलाता है कि 99 का स्क्वायर यानी 99 का जो वर्ग है, इसका उत्तर क्या आया था? 99। ऊपर देखो क्या लिखा है? 99। वो 9999 से 198 कम है। यदि हम इसमें संख्या में से शेषफल घटा देते हैं, मतलब जो नीचे बच रहा है ना बच्चों, उसी को हम इसमें से माइनस कर दें, यानी 9999 में से अगर हम 198 घटा दें तो हमारे पास जो आएगा वो 99 उसका वर्गमूल होगा, यानी 9801 का वर्गमूल होगा 99। ठीक है। उदाहरण 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1300 दीर्घ विभाजन विधि से, आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, दीर्घ विभाजन विधि से हम 1300 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर शेषफल देखिए हमने इसी तरीके से 1300 किया। 1300 मतलब हमने 2 2 ले लिए, बार बना दिए, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 ऊपर 3 इधर, फिर 9 लिखेंगे। 13 में से 9 गए 4 और ये 2 0 नीचे आ गए। 3 में 3 जमा कर दिया 6। इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4 शेष बच रहा है। यह दिखलाता है कि ऊपर क्या आया? 36, यानी 36 का जो वर्ग है वो 1300 बड़ा है उससे, यानी इसमें हम 4। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 36 का वर्ग के बाद अगली पूर्ण क्या होगी? 47 का वर्ग। 47 का वर्ग क्या है? 1 3 6 9। अतः अभी संख्या क्या होगी? 37 का वर्ग माइनस 1300, यानी 1369 माइनस 1300 जो कि है 69। ठीक है। दशमलव का वर्गमूल। दशमलव का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? दशमलव में कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ जहां पर दशमलव का निशान होता है, दशमलव जैसे वो दशमलव का निशान जो है वो वैसा का वैसे ही ऊपर चला जाता है वर्ग के अंदर। संख्या 17.64 का वर्गमूल पर विचार कीजिए। जैसे चरण 1, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पूर्ण संख्या पर सामान्य रूप से बार लगाते हैं। जो पूर्ण संख्या है उस पर हम बार लगाते हैं, जैसे हमने पहले समझा था। अर्थात 17 दशमलव भाग पर भी पहले दशमलव स्थान से प्रारंभ करके बार लगाते हैं और सामान्य रूप से आगे बढ़ते हैं। इस हम 17.64 देखते हैं। ठीक है, हमने बार लगा दिया, एक बार 17 पर और एक बार 64 पर। चरण 2, अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 17 पर बार सबसे बाईं ओर है, तो हम क्या करेंगे? 7 का वर्ग क्या है? 16, जो कि 17 से छोटा है। 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, जो कि 17 से बड़ा हो जाएगा। तो इस संख्या को भाजक के रूप में लिखिए और सबसे बाईं बार के नीचे की संख्या भाज्य के रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4 चौक 16, 17 में से 16 गए 1। अब शेषफल कितना आया? 1। अगली बार के नीचे की संख्या, अगली बार की संख्या क्या है? 64। शेषफल के दाएं लिखिए, 164 प्राप्त कीजिए। 4 में 4 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। भाजक को दुगना कीजिए और दाईं तरफ लिखिए। पहले 64
दशमलव भाग में था, अतः भागफल में दशमलव लिखिए। ठीक है, 4, अब ये 17 के बाद था दशमलव, तो ऐसे ही 4 के बाद दशमलव सीधा ऊपर चला जाएगा, हम दशमलव लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि हमें लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 कैसे आएगा, हमें पता है 2 का वर्ग 4 होता है, तो 82 को 2 से गुणा कर देंगे तो 164, अतः नई संख्या 2 है। तो भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करें। अब शेषफल क्या आया, 0। अब शेष कोई बार नहीं है, अतः 17.64 का वर्गमूल होगा 4.2। उदाहरण 13, 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी हम वैसे ही करेंगे बच्चों, वही 12 है तो 12 यानी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 में 3 हम जोड़ देंगे 6, 12 में से 9 गए 3, 25 का 25 नीचे उतर जाएगा, दशमलव 3 के बाद ऊपर चला जाएगा, ये दशमलव 12 के बाद है वो 3 के बाद चला जाएगा, फिर इसको 5 से किया 325, 0 आ गया शेष, तो 12.25 का वर्गमूल आ जाएगा 3.5। अगले पेज पे देखते हैं, किस तरफ बढ़ें। संख्या 176.341 पर ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या एवं दशमलव संख्या के दोनों भागों पर बार लगाइए। दशमलव भाग में क्या तरीका है जो पूर्ण भाग से अलग है। 176 पर ध्यान दीजिए, हम दशमलव के पास से के इकाई अंक स्थान से प्रारंभ करके बाईं तरफ जाते हैं। प्रथम बार 76 के ऊपर और दूसरा बार 1 के ऊपर है। दशमलव 341 के लिए हम दशमलव के प्रारंभ करके दाईं तरफ जाते हैं। पहला बार 34 के ऊपर और दूसरा बार लगाने के लिए हम 1 के बाद 0 रखते हैं और इस प्रकार दशमलव 3410 बनाते हैं। अच्छा, समझ में आया बच्चों आपको। जैसे अगर हम दशमलव के बाद हम 2 पर बार लगाते हैं, तो इसमें दशमलव के बाद 3 है तो हम 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो हम 2 बार लगाएंगे, 34 के ऊपर 1 बार और 1 0 के ऊपर, इस तरीके से हम बार लगाते हैं। देखिए हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण 14, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2309 m² है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल है 2304 m²। तो हम देखेंगे इसका जो वर्गमूल है वो 48 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इन्होंने ज्ञात किया है, 4 चौक 16 लिया उन्होंने, फिर इन्होंने 23 में से 16 गए 7, 0 4 ऐसे उतार दिया, फिर 4 और 4 8, अब ये 8 से पूरा चला गया, शून्य बच गया नीचे। तो इस प्रकार वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 48 मीटर है। उदाहरण 15, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अभी इस तरह का हमने पहले भी किया था, पंक्तियों की संख्या x है और स्तंभ की संख्या भी x है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, x का वर्ग, x², यानी x² बराबर 2401 लेंगे तो यानी x बराबर इसका वर्गमूल, तो ये हम निकालेंगे तो ये 39 आ जाएगा। पंक्तियों की संख्या 39 होगी। वर्गमूल का अनुमान लगाना। निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। उर्वशी के पास कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह जानना चाहती है कि क्या वह 15 सेंटीमीटर भुजा का रुमाल बना सकती है। यदि वह संभव हो तो वह जानना चाहती है कि इस टुकड़े से अधिक कितनी लंबाई का रुमाल तैयार किया जा सकता है। मीना और शोभा ने एक खेल खेला। पहली संख्या देती है एवं दूसरी उसका वर्गमूल देती है। मीना ने पहले प्रारंभ किया, उसने 25 कहा, शोभा ने तुरंत 5 उत्तर दिया। तब शोभा ने 81 कहा, मीना ने 9 उत्तर दिया। अब ये तब तक चलता रहा जब तक मीना की संख्या 250 तक पहुंच गई। अब शोभा उत्तर नहीं दे सकी। तब मीना ने कहा, शोभा तुम कम से कम एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग 250 के निकट हो। इन सभी स्थितियों में वर्गमूल अनुमान करने की जरूरत होती है। जैसे 100 जो है वो छोटा है 250 से और 250 छोटा है 400 से। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो 10 का जो 10 जो वर्ग आया और जो 20 आया, यानी 250 का उसके बीच में ही कहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम वर्ग संख्या के करीब नहीं पहुंचे। आप जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर रूट होता है, 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, आपको पता है, और 16 का होता है 256। तो जो 15 का होगा वो 250 से तो कम ही होगा और 16 से कम होगा।
250 से भी कम होगा, 250 से ज्यादा होगा और 16 से कम होगा, यानी 250 और 225 की उपेक्षा 256 के बहुत पास है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो 250 का वर्गमूल होगा वो लगभग 16 है। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के निकटतम पूर्ण संख्याओं का मान अनुमान लगाइए। ये देखिए, जैसे आपने ऊपर किया था 15 और 16 का, वैसे ही इसमें आपको दिया है वर्गमूल 80 का। तो देखिए, अगर आप 8 का वर्गमूल वर्ग देखें तो 64 होता है और 9 का 81 होता है, यानी तो 80 जो है वो इन्हीं के बीच में आसपास कहीं आएगा। यानी 64 और 81 के बीच में ही कहीं आएगा 80। तो यानी 8 के वर्ग से बड़ा है 80 का वर्गमूल और 9 से कम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 81 जो है वो 64 की अपेक्षा 80 की से अधिक नजदीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब लगभग 9 के पास है। हम 9 भी लिख सकते हैं, 80 का वर्गमूल होगा 9। चलिए, इसी तरह से आप बाकी करिएगा। प्रश्नावली 6.4, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल, ये आप अपने आप कर सकते हैं, मैंने समझा दिया है। इनमें आप प्रश्न 2 में बिना गणना के करने हैं, तो 64 है, जैसे वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1/2। तो n 2, इसमें कितनी n मतलब कितनी संख्याएं हैं, 64 में 2 संख्याएं हैं, 6 और 4, यानी 2 + 1/2 यानी 3/2। तो इसका जो है कुछ पॉइंट्स में आएगा। जैसे अगली देखते हैं 144। तो 144 में 3 संख्याएं हैं, 144 में 3 संख्याएं हैं, तो यानी 3 + 1/2 यानी 4/2। तो इसका वर्गमूल जो आएगा उसमें 2 अंक होंगे। अगली देखिए, जैसे 4, 4, 8, 9। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अगर वो सम संख्या है तो हम n/2 लेते हैं, और अगर वो विषम संख्या है तो n + 1/2 लेते हैं। जैसे 64 है तो उसमें 2 संख्याएं हैं, तो 2/2 यानी कि इसका वर्गमूल 1 संख्या में आएगा। जिसमें 3 है तो हम n + 1/2 लेंगे। सम संख्या में हम n/2 लेते हैं और विषम संख्या में n + 1/2। ठीक है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल, ये मैंने आपको सिखाया, आप कर सकते हैं बिना अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें आप 402 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, आप अपने आप निकालिए, तो आपका नीचे ना शेष 2 बच जाएगा। तो आप 402 में से 2 माइनस कर देंगे, तो 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20। इस तरीके से आप करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, उसमें क्या घटाना था और उसमें क्या क्या जोड़ें। तो देखिए, 525 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे ना, तो उसमें आपका नीचे 41 जो है वो शेष बचेगा। तो 41 और आपका ऊपर वर्गमूल आएगा 22। तो यानी जो 22 525 कहाँ आएगा, 22 या 23 के बीच में कहीं आएगा 525। तो यानी 23 का जो स्क्वायर है वो 525 उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 529 में से 525 माइनस कर देंगे, तो यानी वो आता है 4। ठीक है। तो यानी कि 525 में हम 4 अगर जमा करें तो वो 23, यानी 529 का वर्गमूल जो है वो 23 आएगा। इस तरीके से करेंगे हम ये सारे प्रश्न। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसमें हमें वर्गमूल दिया हुआ है, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्ग आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 440 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है। और ये जो 7वां है, इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें जो आपको पीछे एक एग्जाम्पल कराया था ना, जहाँ पे वर्गमूल लिखा है उसके नीचे, ये दोनों उसी तरीके से होंगे, जिसमें हम लेंगे जैसे त्रिकोण, इसमें आपको त्रिभुज दिया हुआ है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको AC निकालना है, AB में लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 जो कि 100 आ जाएगा। AC के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए 100 वर्गमूल लगा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा करेंगे। बाकी 8वां और 9वां तरह के भी मैंने आपको उदाहरण में करा दिए हैं। तो इस अध्याय में हमने बेसिकली वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझा। हमने किन तथ्यों पर विचार किया कि यदि एक प्राकृत संख्या m को n2 में व्यक्त कर सकते हैं, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है।
सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। इसके बारे में पढ़ा हमने कि जिनके भी अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है वह पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। वर्ग संख्याओं में के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है, ठीक है, जिसमें सम संख्या होगी। अगर 1, 2, 4, 6, 8 उस तरीके से, जिसमें 3 शून्य होंगे वो वर्ग संख्या नहीं होगी। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब उसका उल्टा। वर्ग का वर्गमूल निकालना या वर्गमूल का वर्ग वो उसका उल्टा है। जैसे 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5। एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। धनात्मक वर्गमूल का संकेत ये इस द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 3 का वर्ग है 9 और 9 का वर्गमूल है 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये चैप्टर वर्ग और वर्गमूल।